हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और मैं आपको इस चैनल पर अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म का 4th वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के भी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करती हूँ आज का लेक्चर। आज का फर्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। जी हाँ, डिस्काउंट इस टर्म से तो हम लोग सबको ही फेमिलियर है और ये हम सबको बहुत पसंद भी है। तो क्या होता है डिस्काउंट? डिस्काउंट हम लोग सब जानते ही है, लेकिन इसका अगर मीनिंग या डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? चलिए देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। So discount is concession or allowance given by seller to purchaser। जब सेलर कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल करता है और उसका MRP से कुछ कम प्राइस में उसे बेचता है तो उसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। सोचो अगर तुमने कोई शॉप से 100 रुपीज़ का कुछ प्रोडक्ट ख़रीदा है और उस प्रोडक्ट पे सेलर तुम्हें 10 रुपीज़ का छूट दे रहा है, तो 10 रुपीज़ कम पे कर रहे हैं, उस 10 रुपीज़ को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि डिस्काउंट एक्सप्लेन करने का कुछ ज़रूरत है, लेकिन डिस्काउंट का क्या क्या टाइप होता है ये आपको डिटेल्स में समझना ज़रूरी है। अकाउंटिंग में डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये डिस्काउंट परचेज़ या सेल के टाइम पे जो लिस्ट प्राइस है उस पर अलाउ किया जाता है। बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट हम लोग सेल को इनकरेज करने के लिए करते हैं। सोचो एक कस्टमर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाता है, उसे एक टीवी ख़रीदना है। कस्टमर MI का एक टीवी देखता है, 50,000 रुपीज़ उसका प्राइस है। अब वो सोच रहा है कि 50,000 रुपीज़ दे के वो MI का टीवी ख़रीदे या फिर कोई दूसरे शॉप से जाके वो कोई और टीवी ख़रीदे। तो अभी वो डिलेमा में है, ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। ठीक है, अब शॉपकीपर देखता है कि मैं अगर उस कस्टमर को और थोड़ा सा उस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे देता हूँ तो वो मेरा प्रोडक्ट ख़रीद लेगा। अब सेलर क्या करता है, उसे कस्टमर को 5,000 का और डिस्काउंट देता है, बोलता है तुम ये टीवी ले लो, मैं 45,000 में दे दूँगा। तो कस्टमर एग्री हो जाता है। अब ये जो 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है ताकि कस्टमर वो प्रोडक्ट सेल कर सके, इसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट कस्टमर को प्रोडक्ट का पेमेंट करते टाइम दिया जाता है। ये पेमेंट को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है ताकि कस्टमर जल्द से जल्द प्रोडक्ट का पेमेंट करे, और इसका कैलकुलेशन ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ही किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पहले MI टीवी का दाम था 50,000 रुपीज़, फिर सेलर ने ट्रेड डिस्काउंट दिया 5,000 रुपीज़ का, अब मेरा प्रोडक्ट का दाम पड़ता है 45,000 से। अब सेलर चाहता है कि कस्टमर जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट का पेमेंट कर दे, तो वो उसे और 3,000 का डिस्काउंट देता है। ये जो 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है यही है कैश डिस्काउंट। अब ये 3,000 रुपीज़ माइनस करने के बाद टोटल उसको 42,000 पे करना पड़ रहा है प्रोडक्ट के लिए। ओके स्टूडेंट, तो डिस्काउंट और टाइप ऑफ डिस्काउंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रिबेट। रिबेट भी डिस्काउंट जैसा ही होता है, लेकिन डिस्काउंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये किस वजह से दिया जाता है? जनरली रिबेट ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट से अलग हटके किसी और वजह के लिए दिया जाता है। हम जान चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट सेल को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है और कैश डिस्काउंट पेमेंट को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है। लेकिन रिबेट किस लिए दिया जाता है? जब हमारा सेल किया गया प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट रहे या वो पुअर क्वालिटी का रहे, तब रिबेट दिया जाता है। अब आता है अकाउंटिंग ईयर।
कोई बिजनेसमैन बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा है वो ये सोच के स्टार्ट करता है कि हमारा बिजनेस सालों साल चलेगा, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए जिसमें वो फाइंड आउट कर सके कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, उसका बिजनेस का क्या स्टेटस है। तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड कैलकुलेशन करने का रहता है इसे हम लोग अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, ठीक है। ये इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन। 12 महीने का ये पीरियड होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे शॉपकीपर अपना अकाउंटिंग ईयर अलग अलग टाइम पीरियड से मेंटेन करते हैं। जैसे एक शॉपकीपर अपना अकाउंटिंग ईयर धनतेरस से शुरू कर रहा है और दूसरा शॉपकीपर अक्षय तृतीया से शुरू करता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि अलग अलग लोग अपने रिचुअल्स कस्टम के हिसाब से अलग अलग टाइम से अकाउंटिंग ईयर मेंटेन करते थे, लेकिन अभी इनकम टैक्स के पर्पस से इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही मेंटेन किया जाता है। अकाउंटिंग ईयर अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च का हो चुका है और अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, बिजनेस का असेट्स और लाइबिलिटी का क्या पोजीशन है, ये सब फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट इज बुक वैल्यू। व्हाट इज़ बुक वैल्यू? बुक वैल्यू मतलब किताब का वैल्यू नहीं, अकाउंट्स में बुक वैल्यू मतलब इट इज़ अ वैल्यू एट विच an item was purchased and recorded in the book of accounts. For example, बिजनेस के लिए एक लैंड 10 लाख रुपीज़ से ख़रीदा गया है। ये 10 लाख रुपीज़ इसका बुक वैल्यू हुआ। अब ईयर बाय ईयर या तो उस लैंड का वैल्यू में अप्रिशिएशन हो सकता है या डिप्रिशिएशन हो सकता है, लेकिन हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में उस लैंड को हम लोग 10 लाख रुपीज़ ही रिकॉर्ड करेंगे। इस ईयर 2022 में मेरा लैंड का वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है। आज से 5 साल बाद मतलब 2027 में इसका हम लोग चाहे लैंड का वैल्यू और 5 लाख बढ़ गया हो या 2 लाख घट गया हो, हम लोग उसको 10 लाख रुपीज़ ही बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सॉल्वेंट। यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये हमारा बिजनेसमैन बहुत खुश है। क्यों खुश है? मतलब इसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत चंगा सी। सो हु आर सॉल्वेंट? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट? सॉल्वेंट आर दोज पर्सन और फर्म हु आर कैपेबल ऑफ मीटिंग देयर लाइबिलिटीज़ आउट ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज। मतलब ये बिजनेसमैन इतना खुश क्यों है? क्योंकि वो इस पोजीशन पे है कि वो अपना लाइबिलिटीज़ को अपने पैसों से, अपने असेट्स से ही वो पेमेंट कर सके, उसे किसी और के पास हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं है। सॉल्वेंसी शोज द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। ओके, नाउ व्हाट इज़ इंसॉल्वेंट? हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि इस जनाब का पॉकेट खाली हो चुका है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई बिजनेसमैन अपने आप को दिवालिया घोषित करता है। वो बहुत सालों से लॉस सफ़र कर रहा है और उसके पास जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस से वो अपना लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर सकता है, यानी कि वो फाइनेंशियली अनसाउंड है। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन या फर्म अपने आप को खुद से इंसॉल्वेंट नहीं बता सकता है। वो तभी इंसॉल्वेंट होगा जब तक कोर्ट इससे सेटिस्फाई ना हो जाए कि इस फर्म को चलाना पब्लिक और क्रेडिटर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। यहाँ पे क्रेडिटर होगा, ये गलती से क्रिएटर हो गया है। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब जब कोर्ट इससे सेटिस्फाई हो चुका है कि ये बिजनेसमैन या फर्म इंसॉल्वेंट हो चुका है, इस केस में उसके जितने भी असेट रहते हैं उनको सेल किया जाता है, उनको नीलाम किया जाता है और उस पैसे से जितना भी क्रेडिटर है वो उस बिजनेसमैन का लाइबिलिटीज़ है उसको पे किया जाता है। अब अगर फ़ंड सफिशिएंट रहा तो सबको अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन अगर फ़ंड इनसफिशिएंट है तो उसको हर क्रेडिटर में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक का सारा पॉइंट एकदम क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा।
So next is book of accounts. What is book of account? This is records or book in which financial transaction of a firm are recorded and maintained. मतलब बुक ऑफ अकाउंट में जितना भी बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन्हें प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड और मेंटेन किया जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, लेजर, ये सारे चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली आगे करेंगे। इन सारे चीज़ों को बुक ऑफ अकाउंट कहा जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक टी शेप में रहता है। यहाँ पे एक साइड डेबिट साइड रहता है और आपके राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है। डेबिट साइड में हमारे बिजनेस में जिस जिस फॉर्म से कैश का इनफ्लो हो रहा है उसे हम लोग इंटर करते हैं, और क्रेडिट साइड में जिन जिन वजहों से हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है उसे हम लोग एंटर करते हैं। आपके समझने के लिए एक एग्जाम्पल रहा, आगे जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे आपको ये सारे चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कम एंट्री। एन एंट्री इज़ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये जो बुक ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़ा, कैश बुक, बैंक बुक, ये सारे बुक्स में जब सिस्टमेटिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लोग एंट्री कहते हैं। वाइल पासिंग एंट्रीज द प्रिंसिपल ऑफ एवरी डेबिट हैज़ गॉट इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज़ अडॉप्टेड। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब ये एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल है अकाउंट्स का। जब भी हम एंट्री पास करते हैं तब डेबिट और क्रेडिट को एकदम कंसीडर करके ही सारा एंट्री पास किया जाता है। जो चीज़ डेबिट हो रहा है उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट कंपलसरी है, और जो भी क्रेडिट हो रहा है उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट होना भी कंपलसरी है। लेट्स सी मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन। जैसा कि मैंने अभी कहा, इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। बिजनेस का जो रेपुटेशन है उसको जब मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम लोग गुडविल कहते हैं। ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं। सो इट इज़ aggregate of those intangible attribute of business which contribute to the superior earning capacity over a normal return or investment। यानी कि इसमें बताया जा रहा है बिजनेस का वो सारा इंटेंजिबल एट्रीब्यूट, मतलब वो सारा क्वालिटी जिसके वजह से बिजनेस को हमें सुपर प्रॉफिट अर्न हो रहा है। जितना नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उससे हम लोग गुडविल कहते हैं। अगर आपका एक शॉप है, उसमें अगर जो शॉप ओनर है उसका बिहेवियर अच्छा है, उसमें जो स्टाफ है उसका बिहेवियर अच्छा है, वो कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो एकदम काम में बहुत एक्टिव है, लेज़ी नहीं है, एकदम इमीडिएट जैसे कस्टमर आता है उसको बहुत अच्छे से अटेंड करता है, एंटरटेन करता है, और जो भी कस्टमर का क्वेरी रहे या कुछ प्रॉब्लम रहे वो उसे अच्छे से सुनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, उस शॉप का रेपुटेशन को बढ़ा रहा है। आज एक कस्टमर आया, उसको शॉपकीपर का या वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, वो अभी जाके 10 लोगों को बताएगा कि हाँ वो दुकान वाला बहुत अच्छा है, तुम वहाँ पे जाके सामान खरीदो, वो जेन्युइन प्रोडक्ट देता है, रिजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट देता है। तो अभी वो उसके लिए वो और 10 कस्टमर बढ़ा, और वो 10 लोग और 10 लोगों को बताएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि उस शॉप का रेपुटेशन बढ़ रहा है, और इस वजह से उस शॉप का बहुत ज़्यादा सुपर प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ठीक है, तो गुडविल में अराइज फ्रॉम एट्रीब्यूट एज फेवरेबल लोकेशन। अगर आपका फैक्ट्री या दुकान अच्छे प्रॉपर लोकेशन पे हो, एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, एबिलिटी अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, रिजनेबल प्राइस पे जेन्युइन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिल रहा है, कस्टमर फुल सेटिस्फाइड है,
तो ये सारी चीज़ें हमारे गुडविल को इन्हांस करने में, इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट इज़ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब आ गया एक भयानक सा टर्म, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लेकिन घबराने का कुछ बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक ऐसा तरह का लाइबिलिटी है जो हमारे फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। ये हमारे लिए लाइबिलिटी भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये कंफर्म नहीं है कि ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगा या लाइबिलिटी नहीं होगा। तो ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को भी इफ़ेक्ट नहीं करता है और इसलिए इसे हमें बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि सोचिए कोई एम्प्लॉय है, वो कंपनी पे 10 लाख रुपए का कुछ कंपनसेशन का केस ठोक देता है। अभी एक केस चल रहा है, बिजनेस को पता नहीं है कि ये केस बिजनेस के फेवर में होगा या एम्प्लॉय के फेवर में होगा। अगर ये एम्प्लॉय के फेवर में होता है तो कंपनी उसको 10 लाख रुपीज़ पे करेगी, ये उसके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। अगर ये केस बिजनेस के फेवर में होता है तो उसे 10 लाख रुपीज़ पे नहीं करना पड़ेगा, तो मतलब उसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं हुआ है। ये केस जो है अनसर्टेन है, इसलिए इसे हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं और बैलेंस शीट में इसे शो नहीं करते। लेकिन इसका इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होना चाहिए, इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे? ये हमारे बैलेंस शीट के फुट नोट पे शो किया जाता है। फाइन, मुझे लगता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। जितना भी हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को लेकर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, ताकि हम लोग ये जान सके जो हमने अभी तक जितना भी एंट्री किया है, जितना भी लेजर अकाउंट बनाया है, वो सारा हमारा अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, करेक्ट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना ही अमाउंट का क्रेडिट भी हुआ रहेगा। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एवरी डेबिट हैज़ इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सो अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ रहे तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच नहीं होगा, और सारा चीज़ करेक्ट रहे तो ये दोनों का बैलेंस मैच होगा। इस चीज़ को हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। ये भी रिपीटेड टर्म है, जिसमें मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है। फाइनल अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इंक्लूड होता है। इसको हम लोग एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं। सो नाउ इट कम्स व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन दोनों को हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जितना मेरा सेल है और क्लोजिंग स्टॉक है उससे माइनस करते हैं। अब इस प्रोसेस से हमें या तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट अर्न होता है या ग्रॉस लॉस अर्न होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि इनकम स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन है, ये सारे चीज़ों को एंटर किया जाता है और इससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट किया जाता है। आज का फाइनल टर्म है बैलेंस शीट। व्हाट इज़ बैलेंस शीट? इट इज़ अ मिरर which reflect true position of assets and liabilities on a particular date। बैलेंस शीट को जनरली एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च, तो हम लोग 31 मार्च को बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। उस डेट पे हमारे बिजनेस का एसेट्स एंड लाइबिलिटी का क्या पोजीशन है, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बैलेंस शीट से। ओके, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारे चीज़ प्रैक्टिकली बनाया जाता है
जो आप लोग आगे जब करेंगे तब आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। आशा करती हूँ अभी तक मैंने आपको जो भी टर्म्स पढ़ाए हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, और मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।